लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ईएमएफ जनरेटेड फॉर्मूला क्या होगा। तो वो बेसिक हमारा जो फैराडेज लॉ होता है उसी से हम निकाल लेते हैं। अब इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, ये एक टर्न की ईएमएफ होती है, एक सिंगल टर्न की ईएमएफ होती है। तब उसको नंबर ऑफ टर्न से कनेक्ट कर मल्टीप्लाई करने पे हमें टोटल ईएमएफ मिल जाती है। एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे अगर एक टर्न से रिलेटेड डी फाइव बाई डी टी है, फ्लक्स चेंज होने वाला, और इसमें n टर्न्स है जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो n टाइम्स टोटल फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। लेकिन अगर हम जनरेटर या मोटर की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, उसमें जो ये जो टर्न्स है ये कुछ पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इक्वल होंगे बट ठीक है, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपके n टर्न्स भी हैं, तो क्या सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड होंगे? नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको क्या कर सकते हो, ये डी फाइव बाई डी टी जो आप कर सकते हो, इनटू में आपको n अपॉन ए करना पड़ेगा। ए क्या, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। अगर यहाँ पे 4 पैरेलल पाथ है तो आप इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या है, पर टर्न वोल्टेज है। आप इसको क्या कर सकते हो, देखो इसकी जगह एक टर्न में कितने कंडक्टर होते हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, एक टर्न में कितने कंडक्टर होंगे, 2 कंडक्टर होंगे। तो आप यहाँ पे क्या करो, ये जो फ्लक्स है, ये पर कंडक्टर कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है वो आप निकाल लो, और यहाँ पे n की जगह पर क्या कर दो, z कर दो। ठीक है, तो उससे भी काम बन जाएगा। और हमने ऐसे करके ये जो ईएमएफ है ये हमने कैलकुलेट की थी। अब इसके बाद का प्रोसेस भी 2-3 तरह के तरीके से किया जा सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, तो इंडिविजुअल फ्लक्स जो है ये एक कंडक्टर का पर कंडक्टर हो गया। अब यहाँ पे ये क्या था, ये पर टर्न फ्लक्स था। अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाह रहे थे तो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ठीक है, हमने पर कंडक्टर करके निकाला था, तो डी फाइव बाई डी एक्स हमारा कितना आ गया था, डी फाइव बाई डी टी। तो कितना फ्लक्स चेंज होता है एक कंडक्टर से जब रोटेटर पूरा रोटेट हो जाता है एक रेवोल्यूशन में, पी टाइम्स फाइव। फाइव क्या है, फ्लक्स पर पोल। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ, पर टर्न हो जाएगा ये, नहीं तो ये कंफ्यूजन होगी। ये है फ्लक्स पर पोल, और पी पोल से मल्टीप्लाई किया तो इतना फ्लक्स कट करेगा एक कंडक्टर। अब देखो एक रिवॉल्यूशन में। ठीक है, अब ये क्या टाइम है, तो यहाँ पे ये जो टाइम है ये एक रेवोल्यूशन का टाइम होना चाहिए। ठीक है, एन जो होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, ये रिवॉल्यूशन पर सेकंड होता है। पर एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, मतलब एक रिवॉल्यूशन का टाइम कितना होगा, दैट विल बी गिवन बाय 60 बाय एन। और ऐसे करके हमने ये डी फाइव बाई डी टी लिया था और इसको मल्टीप्लाई कर दिया था जेड बाय ए से। एक और तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है डी फाइव बाई डी टी को, दिस इज द अनदर अप्रोच, सेकेंड वन। सपोज तो सेम चीज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्लक्स कितना चेंज हुआ एक रिवॉल्यूशन में, इतना। ठीक है, अब पर सेकंड कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, पर सेकंड कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, ये आपको क्या बता देगा, कितना फ्लक्स पर सेकंड चेंज हुआ। यही तो हमें निकालना है एक कंडक्टर से, कितना फ्लक्स पर सेकंड चेंज हुआ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने पीछे निकाली थी। अल्टीमेटली आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा ईए का वो क्या आ जाएगा, पी फाइव एन बाय 60। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा टाइम्स z अपॉन ए, ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और तरीका है, इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, अगर कहेंगे तो मैं बता दूंगा। सेम चीज को कैलकुलेट करने का, पर कंडक्टर डी फाइव बाई डी टी निकाल लेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें ईएमएफ डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये बी एल वी अप्रोच होती है। ठीक है, बी एल वी ये एक फॉर्मूला होता है। तो इससे भी आप क्या निकाल सकते हो, पर टर्न वोल्ट, पर कंडक्टर वोल्टेज निकाल सकते हो, और बाद में उसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो किससे, z अपॉन ए से। ऐसे भी आपका फॉर्मूला आ जाएगा, जो भी अप्रोच आपको सही लगे उससे आप निकाल लीजिए, डजेंट मैटर। ठीक है, यहाँ पर आपकी लेंथ क्या होगी, और ये वेलोसिटी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक बार ये मैं आपको बता देता हूं, देखो जरा यहाँ पर ये पूरा कितने किस एरिया पे फ्लक्स गिर रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, एक पोल जो है वो कितना फ्लक्स जनरेट कर रहा है, 5, और पी पोल्स कितना फ्लक्स जनरेट कर रहे हैं, P5। ठीक है, ये क्या है, ये फ्लक्स है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू बी डॉट ए होता है ना, बी ए कॉस थीटा। ठीक है,
तो उस फॉर्मूले से बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये कितने एरिया पे पड़ रहा है, ये जो इसका कर्ड सरफेस एरिया है ना सिलेंडर का, इसके ऊपर फ्लक्स जो है वो पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एरिया किसके बराबर होगा, अगर इस रोटर का रेडियस r है तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r इंटू ये लेंथ l, 2 पाई r l, ठीक है। तो यहां पर इस फॉर्मूले में अगर आप b की जगह पर रखना चाहोगे तो आप रखोगे p फाई अपॉन में 2 पाई r l, फिर l से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड में हम लिखते हैं ना, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए देख करके, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अरे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एंगुलर स्पीड आपको दी हुई है n/60, ये क्या है, ये आपकी ये रोटेशन पर सेकंड है। अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी कैसे मिलेगी आपको, इसको आपको 2 पाई r से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डिस्टेंस इनटू स्पीड क्या हो जाएगा आपका, सॉरी सॉरी ये आपको चाहिए ना, वेलोसिटी आपको चाहिए ना, तो आप क्या करोगे 2 पाई r, ये क्या है इसका सरकमफेरेंस है, ठीक है, इतना सरकमफेरेंस है और ये इस स्पीड से रोटेट कर रहा है, you'll get 2 pi r n/60। तो यहाँ पे 2 pi r से 2 pi r कैंसिल हो जाएगा, l से l चला जाएगा, अगेन आपको क्या मिल जाएगा p phi n/60 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका EC ऐसे BLV फॉर्मूले से। अब आप वापस से Z/A से मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सप्रेशन तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया था, कोई भी एक आपको आना चाहिए, इट डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन जस्ट टू नो कि और भी तरीके हैं हमारे पास, इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया। नेक्स्ट, इसमें से इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पोल्स फिक्स्ड रहेंगे, फ्लक्स पर पोल फिक्स्ड है, 60 कांस्टेंट है, सॉरी फ्लक्स पर पोल चेंज किया जा सकता है, विल सी दैट। Z कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कंडक्टर, आर्मेचर पैरेलल पाथ जो है वो फिक्स हो गए। हमारे पास क्या बचा, फाई इंटू एन, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है, तो हम EMF को ऐसे लिख सकते हैं K फाई N, ठीक है। ये हमारा इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इतनी EMF जो होती है हमारे रोटर में या आर्मेचर में जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हो आप कि ये जो EMF है दिस इज डिपेंडेंट ऑन फ्लक्स पर पोल एंड स्पीड ऑफ रोटेशन, कितना एक पोल फ्लक्स जनरेट कर रहा है और इसकी स्पीड क्या है रोटेशन की पर सेकंड या पर मिनट, जैसे भी निकालो वो इट डजंट मैटर, कि आपको ये जो स्पीड ऑफ रोटेशन है इस पे डिपेंड करेगा कि कितनी EMF जनरेट हो रही है। मतलब अगर आप रोटर को और तेजी से रोटेट करेंगे तो आप और ज्यादा EMF जनरेट कर सकते हैं। कैसे, क्यों, क्योंकि आप ज्यादा फ्लक्स कट करेंगे। अगर ये फ्लक्स ज्यादा है, स्पीड सेम ही है, तो भी वो ज्यादा फ्लक्स को कट करेगा, तब भी जो EMF है वो ज्यादा जनरेट होगी। तो ये हम वैसे भी सोच सकते हैं कि ये जो है वो फाई और एन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये था एक जनरेटर के लिए कि कितनी EMF जनरेट हो रही है। अगर हम मोटर की बात करें कि मोटर में कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है, अगर हम ये बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे। मोटर के लिए देखो, जनरेटर में जो पावर निकलेगी वो EA होगी, यहां से देखो जरा, और यहां से जो करंट निकल रहा होगा दैट इज आर्मेचर करंट, ठीक है। तो ये EA आपको दे रहा है वोल्टेज अगर, और IA करंट दे रहा है, तो आर्मेचर में कितनी पावर डेवलप हुई है, EA इंटू IA, ठीक है। तो आप कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिली है आप ऐसे करके निकाल सकते हो जनरेटर से। समझ में आ रहा है बच्चों, हेलो, यस सर। क्लियर है ये, यस सर। चलिए यस सर। गुड। लेकिन अगर हम मोटर की बात करें, मोटर का आउटपुट इलेक्ट्रिकल थोड़ी होता है, मोटर का आउटपुट को तो मैकेनिकल होता है। अब मैकेनिकल आउटपुट पावर क्या होती है, मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इंटू ओमेगा, ठीक है, टाउ इंटू ओमेगा। अगर ये रोटेशनल मोशन दे रहा है तो, अगर कोई ऐसी मोटर है जो लीनियर मोशन करा रही है तो उस केस में पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यस सर। ये लीनियर मोशन के लिए होता है, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ये होता है। अब हमें रोटेशनल मोशन के लिए क्योंकि हम कर रहे हैं तो हमें ये P इक्वल टू टाउ ओमेगा,
ये फॉर्मूला जो होगी डेवलप्ड पावर हमारी होगी। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा? ये EA इंटू में IA के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से कितना टॉर्क डेवलप होगा हम कैसे बता सकते हैं? मान लो आपके आर्मेचर को इतनी पावर मिल रही है मोटर में, जब आप मोटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दोगे, तो ये EA आप खुद से दोगे, उसकी वजह से IA करंट फ्लो करेगा, तो होगा क्या, इतनी पावर जो है इलेक्ट्रिकल पावर आप रोट उसके आर्मेचर को दे रहे हो, तो उसमें से कितना टॉर्क डेवलप होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? EA IA ओवर ओमेगा। अब ओमेगा आपको क्या करना है, ओमेगा जो कि रेडियन पर सेकेंड है उसका रिलेशन बताना है एन के साथ। एन क्या होता है, रेडियन, सॉरी, रेवोल्यूशन पर मिनट। पहली चीज तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो इसको रिलेशन बना पाओगे। तो N/60 जो होगा वो होगा आपका रिवोल्यूशन पर सेकंड होगा। ठीक है, अब रिवोल्यूशन पर सेकंड और रेडियन पर सेकंड में आपको रिलेशन फाइंड हो गया था। N/60 जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओमेगा अपॉन में 2 पाई के बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओमेगा क्या बता रहा है आपको, कितना रेडियंस कवर कर रहा है, और जबकि ये 2 पाई रेडियंस को ये 1 मानेगा। ठीक है, जब आप N/60 ले रहे हो ना, तो ये क्या बता रहा है आपको, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, जब ये 2 पाई कन्वर्ट, जब 2 पाई एंगल रोटेट हो जाएगा तो ये क्या बोलेगा, एक रिवोल्यूशन हो गया। इसके लिए वो चीज 2 पाई क्या है, इसके लिए 1 रिवोल्यूशन है पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा आपको क्या बता रहा है, 2 पाई/T, मतलब एक सेकंड में आपने कितना रेडियन कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसी वजह से इन दोनों में जब आप रिलेशन निकालोगे तो ये रिलेशन आपको मिलेगा। एन की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा 60/2 पाई इंटू ओमेगा। वापस आ जाते हैं हम अपने रिलेशन पे, टाउ इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू EA इंटू IA। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, डेवलप टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, EA इंटू IA अपॉन में ओमेगा। ओमेगा रेडियन पर सेकंड में है। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखो EA में क्या लिखोगे आप, EA को हम कैसे लिख सकते हैं, K phi n लिख सकते हैं, जैसे आपने अभी देखा था, इंटू IA। और यहां पर हमें क्या लिखना है, ओमेगा। लेकिन एन और ओमेगा में एक रिलेशन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओमेगा एन जो होता है हमने अभी देखा 60/2 पाई ओमेगा होगा, और यहां पर के फाई एज इट इज रहेगा, आई ए एज इट इज रहेगा। एन अपॉन ओमेगा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो जरा इस रिलेशन से खुद देख लो, एन अपॉन ओमेगा को हम क्या कर सकते हैं, 60/2 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एन अपॉन ओमेगा की जगह 60/2 पाई आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डेवलप टॉर्क हो जाएगा के फाई इंटू आई ए। ठीक है, दिस विल बी योर डेवलप टॉर्क। अब आप डेवलप टॉर्क को अगर आप देखो, के डैश बोल सकते हो इसको, डेवलप टॉर्क को अगर आप देखो तो वो किसके बराबर आ गया, के फाई इंटू में आई ए के बराबर आ गया। मतलब ये भी फ्लक्स पर पोल और करंट पे डिपेंड कर रहा है, ये स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। जितना ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है इसका मतलब इनपुट पावर क्या है, उतनी ही ज्यादा है इलेक्ट्रिकल, और उसी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि आउटपुट भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर आउटपुट ज्यादा होना चाहिए, आईए अगर इंक्रीज करेगा तो आउटपुट ज्यादा होना चाहिए, वो हम देख रहे हैं कि टॉर्क जो है, डेवलप टॉर्क जो है वो ज्यादा है। मतलब अगर आप और ज्यादा उसको लोड करते चले जाओगे और ज्यादा मास को आपको रोटेट कराना है तो वो अब उसको भी कर सकता है। ऐसा करने के लिए उसको करंट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर आपको फ्लक्स पर पोल क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द रिलेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, E इक्वल्स टू के फाई एन। ठीक है, सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, EA इज इक्वल्स टू के फाई ओमेगा। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम चेंज करके लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिखा दिख सकता है आपको, आपके ऊपर आप कैसे इसको यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट, टॉर्क की अगर हम बात करें तो टॉर्क का रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, के डैश। इस केस में ये दोनों कांस्टेंट सेम आ जाएंगे, के फाई आई ए, ओमेगा पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आई ए पे डिपेंड करेगा। फाइन, so this is about our
टॉर्क एंड ईएमएफ रिलेशन, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, बोलो जल्दी। ये कितना निकाला था हमने, पी जेड अपॉन में 60/n करके निकाला था, इनटू में z अपॉन ए, यही था ना। तो ये कितना हो जाएगा, पी जेड अपॉन में 60 हो जाएगा, ए सॉरी ये 5 था, 5 इंटू एन। तो ये चीज जो होगी फाइनली, ये आपका ईएमएफ है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, मैं बता देता हूँ। ये टॉर्क जो हमने निकाला वो क्या आ गया आपका, ई ए आई ए अपॉन में ओमेगा है, ये कितना है, पी जेड अपॉन में 60 ए बाई एन। ओमेगा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, कौन है ये, ठीक है। ठीक है, अब ये जो होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। पी जी अपॉन में 2 पाई ए बचेगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आई ए भी है तो 5 इंटू आई आ जाएगा, ये रिलेशन आपका आ जाएगा। इसको हमने बोला है के डैश या के, ठीक है, ठीक है। तो टॉर्क का रिलेशन जो आके आपका 5 आई ए टाइम्स के हो गया, जो हम पीछे बोल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, ये था डेवलप टॉर्क और इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हमें क्या करना है, मशीन्स की क्लासिफिकेशन देखनी है। कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ईएमएफ और डेवलप टॉर्क के एक्सप्रेशन में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं, बोलो जल्दी बच्चों, कोई डाउट है या कंफ्यूजन। चलिए ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन्स देखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हमने जो डीसी मशीन देखी है अभी, उसमें क्या है, एक तो रोटर है जिसमें कुछ स्लॉट्स है और इनमें कुछ वाइंडिंग हुई हुई है, ये रोटर में कुछ वाइंडिंग्स हुई हुई है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, आर्मेचर। अब ये जो कंडक्टर्स होते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर कम्यूटेटर से कनेक्टेड होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड होते हैं, और वो जो है वो वापस यहाँ पे ब्रशेस से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस आर्मेचर को, इस पूरे अरेंजमेंट को हम ऐसे शो कर देते हैं मशीन को, पहले हम रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। ये जो रोटर है, आर्मेचर है, इसको हमने ऐसे शो कर दिया, और ये हमारे ब्रशेस हमने यहाँ पे शो कर दिए, ठीक है। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट आर आर्मेचर। अब आप समझ सकते हो, ये आपने लैब में देखा होगा कि यहाँ पर कुछ वाइंडिंग है, इस पे ऊपर कुछ वाइंडिंग है, लेकिन वो हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे कुछ वाइंडिंग है तो उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ इंडक्टेंस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये कॉइल है, इसके अलावा यहाँ पर एक फील्ड वाइंडिंग है, जैसे ये मोटर है ना हमारी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक फील्ड वाइंडिंग है। ये नॉर्थ पोल हो गया आपका, ये साउथ पोल हो गया। ये भी कैसे बन रहा है, ये आपका कॉइल से मिलकर के बन रहा है, और ये आपका फ्लक्स ऐसे पास करता है, ठीक है। इस डीसी मशीन को शो करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि ये जो फील्ड वाले टर्न्स है, फील्ड कॉइल है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये जो फील्ड कॉइल है, इससे ऐसे सपोज कीजिए फ्लक्स कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और ये मशीन ऐसे रोटेट कर रही है मान लीजिए, तो ये क्या होगा, इस फ्लक्स को करता रहेगा, और यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो जाएगी ई ए, और इसमें अगर आपने एक्सटर्नल सर्किट से इसको कनेक्ट कर दिया तो एक करंट निकलेगा आई ए, जो एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा, अगर ये जनरेटर है तो। अगर मोटर है तो, अगर मोटर है तो, अभी हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं मशीन का, अगर ये मोटर है तो सेम चीज है, लेकिन अब जो आई ए करंट है वो मशीन के अंदर जाएगा, क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे इनपुट दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ये तो फ्लक्स है ही, साथ में ये मशीन जो है वो रोटेट करने लगी, क्यों, क्योंकि जैसे ये आई ए करंट जो होगा डिवाइड होकर के डिफरेंट पैरेलल पाथ्स में जाएगा, ये मशीन क्या करने लगेगी, इसमें कंडक्टर्स हो जाएंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं,
वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, रोटेट करना शुरू करेंगे और ये मशीन क्या करना करेगी, रोटेट करना शुरू करेगी और ये शाफ्ट से हम ये पावर ले लेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली अगर किसी डीसी मशीन को हमें रिप्रेजेंट करना है, अगर हमें किसी डीसी मशीन को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक फील्ड वाइंडिंग है और ये हमारी डीसी का आर्मेचर हो गया और ये हो गया। अब ये मोटर है कि जनरेटर है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि करंट इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से एंड कर रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल में निकल रहा है। ठीक है, क्लियर है? बोलो। सर रोटेशन का कैसे पता चलेगा? नहीं, यहाँ पे रोटेशन हमें दिखानी नहीं है, हम बस ये बता रहे हैं कि रोटेशन होगा। ओके, ओके। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये जो करंट अगर इसमें एंटर कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है या इससे निकल रहा है, तो यहाँ पे कंडक्टर किस तरह से प्लेस थे, जब तक उन्हें हमें उनका अरेंजमेंट नहीं पता तो हम यहाँ पे कोई भी रूल लगा करके डायरेक्शन नहीं निकाल सकते ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, ऐसे है। ओके, तो अब लेकिन अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक काम तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फील्ड फ्लक्स जनरेट करवाना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड को एक्साइटेशन देना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप मोटर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक वोल्टेज यहाँ भी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जनरेटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको रोटेट करवाओगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, पहले जनरेटर के लिए हम बता देते हैं। ठीक है, वैसे तो एक ही बात है लेकिन ठीक है, फिर भी मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। तो हमारे पास कई तरह के जनरेटर होते हैं डीसी में भी, जिसमें एक होता है शंट, एक होता है सीरीज। शंट में क्या होते हैं, फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, ऐसे करके हमारी क्लासिफिकेशन होती है। अब ये कैसे होती है मैं आपको डायग्राम की मदद से भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखो, आपको क्या करना है, आपने इन पोल्स को भी लपेटना है कॉइल से और साथ में इस आर्मेचर को भी वायर से लपेटना है। क्या आप ये नहीं कर सकते क्या कि आपने ये लपेटा, फील्ड को लपेटा और फिर इसको इसके साथ ही लपेट लिया और ये दो टर्मिनल निकाल दिए। ठीक है, और यहां पर ऐसे करके आपने दो टर्मिनल निकाल दिए। अब इससे क्या होगा, जब आप करंट पास करोगे, अभी हम मोटर की बात कर लेते हैं पहले, चलो। ठीक है, अगर आपने करंट पास किया तो ये फील्ड से होते हुए भी जाएगा और यही करंट आपका आर्मेचर से होते हुए भी जाएगा। ठीक है, तो आपको वर्किंग फ्लक्स भी मिल गया और आपका जो मोटर में जो आपको एक्साइटेशन देनी थी वो भी मिल गया। इस तरह से अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो हम उसको बोलते हैं सीरीज मोटर। ठीक है, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये आपका आर्मेचर ब्रश। ठीक है, अब इसी के सीरीज में हमने वाइंडिंग लगा करके उसको एक्साइट कर दिया है ना, इसकी आर्मेचर की और उस सीरीज को, तो हम उसको लेकिन शो ऐसे ही करते हैं, क्यों, क्योंकि फ्लक्स जो होगा वो ऐसे करके जाता है ना परपेंडिकुलरली, तो हम उसको ऐसे करके शो कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सीरीज कनेक्टेड डीसी मशीन हो गई। यहाँ पे आप डायरेक्ट वोल्टेज लगाइए और ये वोल्टेज जो हो गया, ये इसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा, अब ये दोनों में फ्लो करेगा, आपका फील्ड में भी और आर्मेचर में भी फ्लो करेगा और ऐसे करके आ जाएगा। इस तरह से अगर कनेक्टेड है आपकी मशीन तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्टेड डीसी मशीन। ठीक है, नेक्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इनको अलग अलग ले सकते हो। इस वाइंडिंग को आपने अलग कनेक्ट किया, इसको अलग कनेक्ट किया, फील्ड अलग है और आर्मेचर अलग है, वो जो होता है वो शंट में आ जाता है। ठीक है, ये आपका शंट में आ जाता है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव से करंट एंटर करेगा, मोटर है, और नेगेटिव से करंट क्या करेगा, लीव करेगा। ठीक है, ठीक है, ये मोटर है आपकी, ऐसे एक्साइटेशन होता हुआ जाएगा। ठीक है, अब शंट कनेक्टेड में क्या होता है कि इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों जो फील्ड हैं ये पैरेलल में, ये दोनों कॉइल्स जो हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक एंड हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, एक एंड हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी शंट फील्ड हो गई। एक कॉमन एक्साइटेशन जो होगी वो यहाँ पर हम दोनों को अप्लाई कर देंगे।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फील्ड आपकी जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पे जो फील्ड आपकी है वो शंट में कनेक्टेड है। एक सेपरेटली एक्साइटेड मशीन भी होती है। सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में सब कुछ सेपरेट होता है, मतलब ये जो फील्ड है आपकी और जो आर्मेचर है, उन दोनों को डिफरेंट सोर्सेज से क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज हो गई, ये आपने कनेक्ट कर दी, और यहाँ पे आपने फील्ड वोल्टेज लगा दी, तो यहाँ पे फील्ड करंट फ्लो करने लगेगा, यहाँ पे आर्मेचर करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये सब पॉसिबल वेज है ना, हमें तो मोटरिंग एक्शन चाहिए, उसके लिए दोनों में करंट होना चाहिए, हमारे यहाँ पे जो कंडक्टर है उनमें भी, और जो फील्ड है वहां पर भी, सब जगह पे क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। अब उसको कनेक्ट करने के हमारे पास जो भी है, जितने भी रास्ते पॉसिबल होते हैं हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट होते हैं। लॉन्ग शंट क्या होती है, यहाँ पे सीरीज और पैरेलल, मतलब ये दोनों वाइंडिंग्स होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, मान लीजिए आपने आर्मेचर लिया और आपकी ये जो फील्ड है ना, फील्ड यहाँ पर आपने कुछ वाइंडिंग इस तरह से की है कि आपकी जो है सीरीज में भी आ जाए वाइंडिंग कुछ पार्ट। ठीक है, और यहां पर आपने क्या करा, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे देखो, एक तो ये हो गई फील्ड वाइंडिंग 1, और ये क्या हो गई, फील्ड वाइंडिंग 2। यहाँ पे आपने दो कॉइल लपेटी हैं और कुछ इस तरह से लपेटी हैं कि एक तो आर्मेचर के सीरीज में आ जाए और एक आर्मेचर के शंट में आ जाए। तो ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी शॉर्ट शंट मशीन। अगेन आपको सेम एक्साइटेशन देनी है, वही दोनों में अप्लाई हो जाएगी। अगर हम लॉन्ग शंट की बात करें तो लॉन्ग शंट में क्या होता है, जो आपने सीरीज वाइंडिंग ले रखी है, और जो शंट वाइंडिंग ले रखी है, वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगी। देखो यहाँ पे शंट जो है लॉन्ग हो गई है, यहाँ पे ऊपर से कनेक्टेड है और यहाँ पे नीचे से कनेक्टेड है। ये डिफरेंस है शॉर्ट और लॉन्ग शंट में। ठीक है, अगेन आप वोल्टेज अप्लाई करोगे और उसकी वजह से कुछ करंट यहाँ पे एंटर करेगा, वो दोनों फील्ड में भी एंटर करेगा और आर्मेचर में भी एंटर करेगा, और इस तरह से मोटरिंग एक्शन